हर कल्चर में कुछ लोग कहते हैं कि वो रूहों से बात कर सकते हैं, लेकिन जब कोई रूह वाकई जवाब देने लगे तो कहानी इबादत की नहीं बल्कि खौफ की बन जाती है। आज हम बात कर रहे हैं द मीडियम की। मूवी थाईलैंड के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां एक डॉक्यूमेंट्री टीम निम नाम की औरत पर फिल्म बना रही थी। निम का कहना है कि उसके अंदर याबायान नाम की देवी की रूह रहती है और गांव के लोग उसे याबायान का मीडियम मानते हैं। निम कहती है कि याबायान एक गार्डियन स्पिरिट है जो कई जनरेशन से उनकी फैमिली की फीमेल्स में आती है, यानी उन्हें अपना मीडियम बनाती है। वो बताती है कि उसकी आंट के बाद उसकी बड़ी बहन को याबायान ने अपना मीडियम बनाना चाहा, मगर उसकी बहन ने इससे इनकार कर दिया। तो याबायान ने निम को अपना मीडियम बना लिया, जिस वजह से निम ने बहुत तकलीफें बर्दाश्त की हैं, मगर अब वो खुश है। वो गांव के लोगों की मदद करती है जिन्हें ऐसी बीमारी होती है जो डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते, यानी पोजेस्ड लोगों की मदद करती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं निम अपनी सिस्टर नोए के हस्बैंड वेरोज के फ्यूनरल पर जा रही थी। वो अपनी बहन की फैमिली के बारे में बताती है। उसकी फैमिली के लोग किसी न किसी वजह से मारे जाते हैं। जैसे वेरोज के ग्रैंडफादर को कुछ लोगों ने जान से मार दिया था। वेरोज के फादर ने कंपनी डूबने की वजह से सुसाइड कर लिया और कुछ दिन पहले ही वेरोज के बड़े बेटे मैक का एक्सीडेंट हुआ, जिस वजह से वो भी मर गया है। अब उसकी बहन की फैमिली में उसकी बहन नोए और उसकी बेटी मिंक ही बचे हैं। फ्यूनरल में पहुंचकर मिन को अपनी नीस की हरकतें कुछ अजीब लगती हैं। उससे बात बात पर गुस्सा आ रहा था। वो छोटी छोटी बात पर दूसरों से झगड़ना शुरू कर देती है। उसी रात मिन मिंक को जगा हुआ देखकर उसे आवाज देती है, मगर मिंक उसकी बात नहीं सुनती। मिन नोट करती है कि मिंक दूर खड़ी एक अंधी औरत को घूरे जा रही है, मगर उस वक्त वो उस बात को इग्नोर करके सोने चली जाती है। अगली सुबह मिन को उस औरत के मरने की खबर मिलती है। इस खबर को सुनकर उसका शक मिंक पर और भी ज्यादा हो जाता है। इस खबर को सुनने के बाद मिन अपनी बहन के घर वापस जाती है और अपनी नीस के कमरे की तलाशी लेना शुरू कर देती है, जहाँ उसे कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिनसे डीमंस को दूर रखा जा सकता है। दोनों की बातों के दौरान मिंक कमरे में आकर उन्हें गुस्से से कमरे से बाहर निकाल देती है। मिंक की अजीबोगरीब हरकतें देखकर रिपोर्टर्स निम से पूछते हैं कि कहीं याबायान इसे अपना अगला मीडियम तो नहीं बनाना चाहते, जिस पर निम कहती है कि ये मिंक पर डिपेंड करता है कि वो याबायान को एक्सेप्ट करती है या नहीं। अब हमें मिंक के एक इंटरव्यू से पता चलता है कि वो एक कंसल्टेंसी कंपनी में काम करती है, जहाँ वो दूसरे लोगों को जॉब दिलवाती है, जिससे कि मिंक बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि वो इस तरह दूसरे लोगों की मदद करती है। इसके बाद हमें मिंक की मॉम दिखाई जाती है जो डॉग मीट बेचा करती थी। डॉक्यूमेंट्री टीम उनके पास जाकर उनसे भी कुछ सवाल करती है। डॉक्यूमेंट्री टीम मिंक की मॉम से पूछती है कि जब याबायान ने आपको अपना मीडियम बनाना चाहा तो आपको कैसा फील हुआ था। वो बताती हैं कि जिसके बाद मुझे हर वक्त सर में दर्द रहने लगा और मैं बहुत कमजोर हो गई थी, मगर ये सब कुछ उस वक्त खत्म हुआ जब मैंने मीडियम बनने से इनकार कर दिया और भागकर क्रिश्चियनिटी को अपना लिया। इसके बाद डॉक्यूमेंट्री टीम उनसे सवाल करती है कि अगर याबायान ने निम के बाद अगला मीडियम मिंक को चुना तो आप क्या करेंगी। इस पर वो गुस्सा हो जाती हैं और उन्हें वहाँ से जाने को कहती हैं। अब हम मिंक को देखते हैं जो कभी कभी अपने आपे से बाहर हो जाती है और बच्चों की तरह हरकतें करना शुरू कर देती है। एक दिन मिंक रात को बहुत ज्यादा ड्रिंक करने के बाद अपने ही ऑफिस में आकर सो जाती है। अगले दिन ऑफिस के वर्कर्स आकर मिंक को जगाते हैं। जब मिंक उठकर खड़ी होती है तो उसे पता चलता है कि उसे पीरियड्स आ चुके हैं। इस सब के बाद मिंक बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील करती है और भागकर अपने घर वापस आ जाती है। घर पहुंचकर मिंक की मॉम नोए उसे इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाती हैं। अगले सीन में हम नोए को उसके भाई के साथ बैठा हुआ देखते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि मिंक और नोए के सिम्टम्स बिल्कुल सेम हैं, यानी अब मिंक को याबायान को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उनका अगला मीडियम बन जाना चाहिए। मगर नोए इस बात पर राजी नहीं होती। वो कहती है कि मैं अपनी बेटी को मिन की तरह याबायान का मीडियम नहीं बनने दूंगी और जल्द ही मैं इसका कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। दूसरी तरफ मिंक के बॉस ने उसे ऑफिस से निकाल दिया था क्योंकि मिंक रोजाना ऑफिस बंद होने के बाद वहां जाकर गलत हरकतें किया करती थी, जिसका पता उसके बॉस को कैमरा रिकॉर्डिंग से चलता है। मिंक भी अब अपने साथ हो रही चीजों से तंग आ चुकी थी। एक दिन मिंक अपने आप को मारने की भी कोशिश करती है, मगर उसकी मॉम ने जल्द ही उसे देख लिया था और वो उसे बचाकर जल्द ही हॉस्पिटल ले आती हैं। जब निम हॉस्पिटल में अपनी बहन से मिलने आती है तो उसकी बहन उसे बताती है कि मिंक के साथ भी वही सब कुछ हो रहा है जो तुम्हारे और मेरे साथ हुआ था, जब याबायान ने हमें
अपना मीडियम चुना था, जिस पर निम कहती है नहीं, ये याबायान की स्पिरिट नहीं है बल्कि ये कोई और इवल स्पिरिट है जिसने मिंग पर कब्जा कर लिया है। निम इन सब बातों के बारे में और पता करने के लिए अपने भाई के साथ अपनी बहन के घर वापस जाती है, तो उसे वहाँ पर जाकर एक और बात पता चलती है कि उसकी बहन के बेटे मैक का एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि उसने सुसाइड किया था, जिसकी वजह से निम को शक होता है कि शायद मैक ने ही मिंग को पोजेस किया है। इस चीज का पता चलाने के लिए निम उसी जगह जाती है जहाँ मैक ने सुसाइड किया था। वहाँ जाकर मिन काफी देर तक मैक की सोल से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, मगर बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी मैक की सोल मिन से बात नहीं करती, जिसके बाद मिन वहाँ एक रिचुअल परफॉर्म करने का सोचती है। दूसरी तरफ हम नोए को देखते हैं जो मिंग को लेकर किसी और शमन के पास जाती है ताकि वो रिचुअल परफॉर्म कर सके और उसकी बेटी की जान बचाई जा सके। अभी वो रिचुअल स्टार्ट ही करने लगते हैं कि पीछे से निम आकर उन्हें रोक देती है। अभी निम अपनी बहन से बात ही कर रही थी कि अचानक मिंग नोए पर कैमरे से हमला करके वहाँ से भाग जाती है। सभी लोग मिंग को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं मगर वो किसी को नहीं मिलती। दूसरी तरफ हमें नोए को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में एडमिट थी। होश में आने पर नोए मिन से अपनी बेटी को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर निम भी रिचुअल करने के लिए मान जाती है। इसके बाद निम मैक के सुसाइड स्पॉट पर जाकर रिचुअल स्टार्ट करती है, मगर कई दिन गुजरने के बाद भी निम के रिचुअल का वहाँ कोई भी असर दिखाई नहीं देता। लेकिन एक दिन वो रिचुअल के दौरान हर बार की तरह अंडा तोड़ती है जो इस बार ब्लैक कलर का निकलता है, जिसे देखकर निम को यकीन हो जाता है कि मिंग को मैक ने नहीं बल्कि किसी और स्पिरिट ने पोजेस किया है। साथ ही उसे मिंग की लोकेशन का भी पता चलता है। इसके बाद वो एक बिल्डिंग में जाती है जहाँ वो मिंग को बेहोश देखती है। मिंग की ऐसी हालत को देखते हुए निम उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। अगले दिन जब निम याबायान के पास प्रेयर करने जाती है तो वो वहाँ देखती है कि याबायान की मूर्ति का सर उसके धड़ से अलग हो चुका है। इसके बाद निम अपनी बहन के घर वापस जाकर मिंग में आई इवल स्पिरिट से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। इस पर पोजेस मिंग निम से कहती है कि तुम तो शेमन हो ना, तो तुम खुद पता चला लो कि आखिर मैं हूँ कौन। इसके बाद मिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसे ये सब मिलकर संभालते हैं और रस्सियों से बांध देते हैं। रूम से बाहर आकर निम अपनी बहन नोए से कहती है कि याबायान का सर टूटने की वजह से उसकी ताकतें कमजोर पड़ गई हैं, जिस वजह से अब वो रिचुअल परफॉर्म नहीं कर सकती। वो नोए से कहती है कि वो मिंग को किसी और शेमन के पास ले जाए। फिर हम इन सबको किसी और शेमन के पास देखते हैं जो मिंग को देखने के बाद कहता है कि इस पर एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा इवल स्पिरिट्स का कब्जा है। फिर नोए उस शेमन से पूछती है कि इन सब स्पिरिट्स ने आखिर मिंग को क्यों पोजेस किया है। इसके जवाब में वो शेमन इन्हें बताता है कि विरोज के पुरखों ने कई लोगों की गर्दनें काटी थी, जिनकी आत्माओं ने विरोज के पुरखों को श्राप दिया था, और तुमने भी याबायान को ठुकराकर एक ऐसे शख्स से शादी की जिसकी फैमिली कर्स्ड है, और अब तुम सबके किए की सजा निम को मिल रही है। शेमन नोए से कहता है कि वो रिचुअल उसी जगह परफॉर्म करेगा जहाँ मिंग निम को बेहोश मिली थी। अगले दिन नोए डॉक्यूमेंट्री टीम को बताती है कि हर रोज जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरा घर बिखरा हुआ होता है, हर चीज अपनी जगह से अलग होती है। अब इस बारे में पता चलाने के लिए कि आखिर ये सब कुछ करता कौन है, डॉक्यूमेंट्री टीम नोए के घर में कैमरास लगा देती है। कैमरा रिकॉर्डिंग से उन्हें पता चलता है कि रात के वक्त ये सब कुछ मिंग ही किया करती थी। मिंग घर के हर सामान को इधर उधर फेंकती है। इसके बाद वो फ्रिज से कच्चा मीट निकाल कर खाती है और किसी की आवाज आने पर वो वापस अपने रूम में चली जाती है। एक रात नोए का भाई बेन अपने कुत्ते को मरा हुआ देखता है। कैमरा रिकॉर्डिंग चेक करने पर उसे पता चलता है कि ये सब कुछ मिंग का काम है, जिसने उसके कुत्ते को जिंदा ही पकाकर खा लिया। उसके बाद बेन देखता है कि मिंग उसके कमरे में जाकर उसके बच्चे को वहां से उठाकर ले जा रही थी। ये देखने के बाद सब लोग चेक करने के लिए बेन के रूम की तरफ भागते हैं, जहां उन्हें वो बच्चा नहीं मिलता। सब लोग मिलकर उस बच्चे को ढूंढने लगते हैं। बेन को जल्द ही उसका बच्चा खेतों में मिल जाता है कि तभी मिंग पीछे से आकर बेन पर चाकू से हमला करती है। तभी यहाँ कैमरामैन और नोए आकर बेन को बचा लेते हैं। अगले दिन नोए निम के घर जाती है जहाँ उसे निम मरी हुई मिलती है, जिसके बाद निम का फ्यूनरल किया जाता है। नोए दूसरे शेमन से मिन के मौत की वजह पूछती है, जिस पर वो कहता है कि इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि निम को किसने मारा। यूं निम की मौत भी एक राज बनकर रह जाती है, क्योंकि ये कभी क्लियर नहीं होता कि उसके साथ असल में हुआ क्या था। दूसरा शेमन नोए से कहता है कि हमने जो रिचुअल करने के लिए दिन चुना था उसी दिन पर हम रिचुअल
करेंगे। अब रिचुअल उसी बिल्डिंग में शुरू होता है। इन्होंने सारी आत्माओं को एक मटके में कैद करके जलाना था। वो शेमन मिंग के अंदर आई इवल स्पिरिट्स को नोए के जरिए मटके में कैद करना चाहता था, जिसके लिए मिंग को रिचुअल खत्म होने तक उसके कमरे में कैद करके रखना था। और वो ऐसा ही करते हैं। वो मिंग को उसके रूम में कैद करके बाहर अपने कुछ रिलीजियस पोस्टर्स चिपका देते हैं ताकि मिंग को बाहर आने से रोका जा सके। और वो बाहर बैठे लोगों को भी किसी भी हाल में दरवाज़ा खोलने से मना करते हैं जब तक रिचुअल ख़त्म ना हो जाए। दूसरी तरफ रिचुअल किया जा रहा था जहां शेमन सारी इवल स्पिरिट्स को नोए के अंदर लाने के बाद एक मटके में कैद कर देता है। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहां बेन की वाइफ को मिंग के रूम से अपने बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो दरवाज़ा खोलना चाहती थी मगर कैमरामैन और दूसरा बाहर बैठा शेमन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो उनकी बात नहीं सुनती और जाकर दरवाज़ा खोल देती है। दरवाज़ा खोलते ही वहाँ उसे अपना बच्चा तो नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ वो असल में था ही नहीं। वो सारी उन बुरी आत्माओं की चालें थी ताकि मिन वहाँ से आज़ाद हो सके। मिंक बाहर आते ही टूटे हुए कान से बेन की वाइफ पर हमला करके उसे मार डालती है। शेमन जब रिचुअल खत्म करके मटके को वहां से ले जा रहा था तो एक आत्मा उसे भी पोजेस करके वहां से गिरा देती है, जिसकी वजह से शेमन की भी मौत हो जाती है और वो मटका भी ऊंचाई से गिरने की वजह से टूट जाता है। मटके के टूटते ही सारी आत्माएं आजाद होकर शेमन के साथ काम कर रहे लोगों को पोजेस कर लेती हैं, जिस वजह से वहाँ मौजूद सभी लोग पागल हो गए थे। वो एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। वहाँ एक आदमी कैमरामैन पर हमला करके उसे भी मार डालता है। फिर हमें मिंक को दिखाया जाता है जो आजाद होते ही बेन के बेटे को खाने लगती है। इसके बाद वो उस कैमरामैन को भी जान से मार देती है जो उसके घर में उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। अब रिचुअल की जगह नोए भी जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। वो बेन से कहती है कि वो या बयान को फील कर सकती है, वो उसे इशारा दे रहे हैं, अब वो सब कुछ ठीक कर देगी। तभी यहाँ पर मिंक भी आ जाती है। नोए मिंक के सर पर हाथ रख के पूछती है कि आखिर तुम लोग कौन हो और मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो। इस पर मिंक नोए को जवाब देती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा, मैं तुम सबको मार डालूंगी। इतना कहते ही मिंक नोए पर तेल डालकर उसे जिंदा ही जलाकर मार डालती है। सभी के मरने के बाद मिंक आखिरी बचे कैमरामैन को भी जान से मार डालती है। मूवी के लास्ट में हमें निम की एक पुरानी रिकॉर्डेड वीडियो दिखाई जाती है। इस वीडियो में निम पूजा करते हुए थाली को जोर से नीचे मार देती है। जब कैमरामैन निम से ऐसा करने की वजह पूछता है तो निम उसे बताती है कि शायद या बयान अब उसके साथ नहीं है, क्योंकि वो एक कर्स्ड फैमिली की मदद कर रही है। निम को ये बात तभी समझ आ गई थी जब उसने या बयान की मूर्ति का सर उसके धड़ से अलग देखा था। उसे अब यकीन हो गया था कि अब बहुत कुछ बुरा होने वाला है जिसे वो शायद कभी ठीक नहीं कर सकेगी, इसीलिए शायद उसने अपनी ही जान ले ली। यहीं से हमें समझ आता है कि कभी कभी जो ताकत हमें बचाती है वही हमें अकेले छोड़ देती है और फिर इबादत की जगह सिर्फ खौफ ही रह जाता है। ऐसा खौफ जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को मार डालता है।